यादव नाम तो सुना ही होगा। जी, बिहार जी। में काफ़ी जी, जी। प्रसिद्ध हैं और अपने ऊट पटांग बयान के लिए अक्सर जाने जाते हैं। ऊट पटांग बयान इसलिए हमने कहा क्योंकि अभी जो उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया वो वाकई बेहद शर्मनाक है। क्या क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने है? कहा कि महिलाएं जो राजनीति में जाती हैं, राजनीति में महिलाओं का जो एंट्री होती है वो नेताओं के बिस्तर से होकर जाता है। इसको लेकर महिला समाज ने काफ़ी विरोध भी किया है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर वो आप माफ़ी मांगने भी आएंगे तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। मतलब इस तरह का शर्मनाक बयान क्या वाकई में महिलाओं का जो रास्ता है राजनीति में इतना गंदा है? अभी आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए अपने 7 सांसदों के साथ। कहा जा रहा है कि विपक्ष, आप अपना ओपिनियन दीजिए, विपक्ष कमजोर हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी मजबूती की तरफ बढ़ रही है? एक आरोप ये भी लग रहा है ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन करवाया गया है क्योंकि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, 2014 हारे, रिजल्ट उठा के देखिए, आरोप तो कुछ भी लगा ले। 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 में थोड़ी सी बढ़त हो गई। संसद में कहा था मुलायम सिंह यादव जी ने कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देता हूं कि फिर से सरकार बने। उनको मालूम था कि सरकार बनने वाली। मुस्लिम समाज जो है समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा, जैसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से पढ़े हुए जो लोग हैं वो मुसलमानों को दरी कब तक बिछवाएंगे। और 111 से हमको तो लगता है 2027 में 27 सीटों का हम दावा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 111 से मात्र 11 सीट पे समाजवादी पार्टी से सिमट जाएगी। विपक्षियों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जो है हो हल्ला करना है एसी कमरे में बैठ के, और जो है बेरोजगार हैं एक तो बेचारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि एक बार फिर से सरकार बहुमत के साथ आएगी, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बार सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। क्या जनता योगी मॉडल पर भरोसा करेगी? क्या जनता एक बार फिर से योगी सरकार को मौका देगी? आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आफ्ताब आलम उर्फ आफ्ताब पठान जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव लगभग नज़दीक आ गया है। ऐसे में विपक्ष के द्वारा कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे आप महिला आरक्षण की बात कर लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर इस समय राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहला सवाल हमारा आपसे महिला आरक्षण बिल को लेकर है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल 2023 में विधेयक पास हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है यानी भाजपा सरकार द्वारा ये महिला आरक्षण बिल जानबूझकर सदन में मुद्दा उठाया गया, क्योंकि ऐसा आरोप लग रहा है कि पास होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, दोनों लड्डू भाजपा सरकार के हाथ में है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम जो है आरोप लगाना है। उनके पास कोई ज़मीनी मुद्दा नहीं है, वो हर तरफ विफल होते नज़र आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है ये बिल लेके आई, चलिए मैं मानता हूँ 2023 में बिल लेके आई, तो इससे पहले करीब 70 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं उन्होंने महिला बिल पास किया? आज यूजीसी का जो मुद्दा आया उस पे जो है दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो बिल लेके आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है, वहाँ कुछ नहीं बोले। आज यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया तो फिर यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे आरक्षण दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 33% आबादी जो महिलाओं के चुन के आती सांसद, वो महिला ही तो होती, किसी भी समाज का, मैं कह रहा हूँ दलित समाज की हो, ओबीसी समाज की हो, और ठाकुर समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, श्रीवास्तव समाज की हो, अल्पसंख्यक की हो, तो इन लोगों को सिर्फ मुद्दा ये है कि जो भी काम तो कुछ करना नहीं है। अपनी सरकारें आती हैं तो वो धन्ना सेठ बन के बैठ जाते हैं, और जब विपक्ष काम कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ जो है रुकावट पैदा करना है। आप ये बताइए, आज की डेट में 850 सीटें अगर हो जाती सांसद की, तो नए लोगों को मौका नहीं मिलता सांसद बनने का। फिर से 543 सीटों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तो वो नियम लेके आए। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि आप हमको 1 घंटे का समय दीजिए, हम इसको संशोधन करके ला रहे हैं। उनको किसी भी हाल में महिला बिल पास नहीं होने देना है, राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को।
उनको सिर्फ और सिर्फ दिखती हैं अपने घर की अखिलेश यादव जी को, डिम्पल यादव जी, हमारी बीबी कैसे सांसद बने, राहुल गांधी जी को दिखती है हमारी बहन प्रियंका गांधी जी कैसे सांसद बने, सोनिया गांधी जी कैसे सांसद बने। वो नहीं चाहते हैं कि आप जैसे परिवार की, एक पत्रकार सामान्य श्रेणी की, हम जैसे गरीब परिवार के लोग कभी सांसद महिलाएं चुन के आ सकें। वो बिल्कुल जो है जनता उनको जवाब देगी। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए, 4 मई को रिजल्ट आएगा। ममता बनर्जी दी महिला हैं, क्यों नहीं साथ दिया महिला बिल। मैं ये कहता हूँ कि बिल पास होने देती, उसके बाद संशोधन भी तो हो सकता है। पहले 850 सीटें आ जाती, उसमें 33% महिलाएं, 300 से ज़्यादा जो है चुन के आती। क्या गलत किया भारतीय जनता पार्टी ने, आप बताइए हमें। जी। अच्छा, इस बिल का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला जो कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, मतलब महिलाएं जितनी भी हैं, वो झंडा जला रही हैं समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। ऐसे में कई घटनाएं हुई। अनुपमा जायसवाल जो कि बहराइच से विधायक हैं, उन्होंने भी झंडा जलाया, काफ़ी जल गई, काफ़ी दुखद हुआ उनके साथ। लेकिन क्या किसी पार्टी का झंडा यूँ जलाना उचित है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यही तो है कि जनता चुनेगी वही सरकार में आएगा। अब जो है 50% महिला, आधी आबादी, अगर हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है तो 70 करोड़ महिलाओं के साथ इन लोगों ने नाइंसाफ़ी किया है। उस कंडीशन में अगर महिलाएं आक्रोश पैदा कर रही हैं तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर गलत काम किया है कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने, तो इस महिला आरक्षण बिल को रोक के किया है। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी पार्टी जो है ख़त्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी जो सपना देख रही है 2027 में चुनाव में आने के लिए, तो वो संभव नहीं है, 27 सीट पे रुकेगी। कांग्रेस का वो हाल होगा जो आज तक जो है इतिहास में नहीं हुआ है। और हम तो ये कह रहे थे कि 2047 तक भाजपा रहेगी, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण का विरोध किया इन लोगों ने। जी। अच्छा, आरोप एक ये भी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास से ज़्यादा दिखावे में, होर्डिंग्स लगाने में पैसा खर्च करती है। ये क्या है सर, इमेज मैनेजमेंट है या फिर बस जनता का पैसा है होर्डिंग्स में बर्बाद किया जा रहा है? अच्छा, आप ये बताइए, आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पे, आप चले जाइएगा अभी, वहाँ की होर्डिंग गिन लीजिएगा, और एक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय विधानसभा के सामने, यहाँ पे कितनी होर्डिंगें लगी हैं आपको जो है स्वतः पता चल जाएगा कि कितनी होर्डिंगें हैं सपा की और कितनी भाजपा की है। मेरे ख्याल से 2 या 3 होर्डिंग से ज़्यादा भाजपा कार्यालय पे नहीं होगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने कम से कम 100 से 200 होर्डिंगें लगी रहती हैं हमेशा। तो आप बताइए होर्डिंगें किसकी ज़्यादा है? वैसे ये आरोप लगा था, इसीलिए हमने आपसे सवाल किया। नहीं, वो आरोप सारे खोखले होते हैं ना, उनके ज़मीन पे कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं कि गांव-गांव तक जो है फैली हुई है। कोई शहर में, लखनऊ में बैठ के ये कह दे कि हम सरकार बना रहे हैं, तो वो 403 सीटों को कैसे कवर कर लेगा? भारतीय जनता पार्टी जो है मंडल लेवल पे, बूथ लेवल पे, आज से नहीं पूरे 5 साल तक काम करते हैं और गरीबों के बीच में रह के काम करते हैं। सरकारी जो स्कीम है, जैसे राशन का है, उसमें जो गरीब बेचारे मजदूरी करते थे, उनको गांव के जो ज़मींदार टाइप के लोग हैं, वो मजदूरी जैसे 10 दिन कराया तो 1 दिन की दिहाड़ी देते थे। आज उनके घर में इतना राशन हो जाता है कि वो भूखे नहीं मरते हैं बेचारे। सबसे बड़ा वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का वो है। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संदेश था कि सबसे गरीब व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उस पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप ये बताइए, किसी गरीब परिवार में किसी का इलाज अगर हो रहा है, आप किसी भी अपने रिश्तेदार नातेदार से मांग के देखिए 50,000 रुपये, कोई देने वाला नहीं है। लेकिन आयुष्मान कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, जिसमें 5 लाख तक
आपको फ्री इलाज हो सकता है। आप बताइए ये छोटी योजना है। ये योजनाएं जो आपने बताई मुझे, केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार की भी बहुत सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आमजन को मिलता है। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें सर, तो बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जिन तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। हम आपको कई आंकड़े भी दिखा सकते हैं जहां पर योजनाएं वाकई नहीं पहुंची हैं। किसकी कमी मानते हैं आप? क्योंकि अगर आम जन तक, फॉर एग्जाम्पल आपको जल जीवन मिशन योजना बताते हैं, 3 साल पहले टंकी बनना शुरू हुई थी, आज तक वो टंकी बन नहीं पाई है। गांव में एक सड़कें खोद दी गई हैं, पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन अब तक जल नहीं पहुंचा है, वो पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है। 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश में सरकार को, अब कब पहुंचेगा? मतलब ये योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं दिख रही हैं? सरकार तो योजनाएं दे रही है। जी, वही तो हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे ये स्कीम जल जीवन योजना की लेके आई है, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, वो भी तो ला सकती थी। ये जो उनके समय, समाजवादी पार्टी के समय जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो जल जीवन मिशन योजना में रोड़ा अटका रहे हैं। अगर जांच करा ली जाए तो सच्चाई पाई जाएगी कि वो समाजवादी जो है समर्थक है। और ये कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ये जो आप समस्या बता रही है। इस पे जो है अभी बहुत बड़ा बवाल भी हो गया था, शक्ति मंत्री पहुंचे थे बागपत में, रोक लिया गया था, उसकी जांच हुई, जो व्यवधान पैदा किया, इंजीनियर सस्पेंड हुए, ठेकेदार सस्पेंड हुआ। तो ये कांग्रेस के शासनकाल से जो भ्रष्टाचार चला आ रहा है, उनके प्रधानमंत्री कहा करते थे राजीव गांधी जी, कि जो 100 पैसे चल के जाते हैं हमारे स्कीम, वो आम जनता के अकाउंट में 5 पैसे तक पहुंच पाते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, सारे स्कीम के योजनाएं जो पैसे हैं उनके खाते में जा रहे हैं, बिचौलियों का रोल ख़त्म हो चुका है। तो आप कैसे कह सकती हैं? आप धरातल पे जाइए, देखिए ये चुनाव का परिणाम कैसे आ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है। ये कोई तो हवा में नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी धरातल पर चुनाव के समय एकदम जो वोट बैंक है वो सब एकजुट होता नजर आता है, जो उसका परिणाम आता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है, लेकिन एक तरफ आरोप ये भी तो लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और जनता समर्थन में नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आप ये बताइए, अभी तेलंगाना में सरकार बनी थी, तो वहाँ कैसे सरकार बन गई? आप बताइए, कांग्रेस की सरकारें जिन प्रदेश में हैं वहाँ पे तो वो फिर इस्तीफ़ा दे देना, कह दें कि जो हम नहीं लड़ेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मनगढ़ंत चाल है। और ये जब हार जाते हैं, जनता जो है वोट दे के जब चुन देती है, तो एक बस वही रटा रटाया है कि वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ज़मीन पे उतरे ना वो। मैं ये कह रहा हूँ कि हवाई जहाज़ में घूमने से अखिलेश यादव जी जो है अपने पीछे जो है युवाओं को लेके चलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि छात्र संघ की राजनीति कर रहे हों। आप उनके कार्यालय में जाकर देखें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी वरिष्ठ नेता कोई आपको नहीं दिखेगा। जो अपने चचा शिवपाल यादव जी का सम्मान नहीं करता है, वो दूसरे वरिष्ठ नेताओं को कहाँ से सम्मान करेगा? और मैं ये कहता हूँ, आपके घर में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है, आपके पिताजी या दादाजी हैं, तो आप उनको सम्मान करेंगी तभी वो घर चलेगा। भले से वो वृद्ध हो गए हो, लेकिन उनके अनुभव वो बताते हैं कि बेटा ऐसा करो तो सफल हो गए। वही जो है समाजवादी पार्टी में नहीं है। हो हल्ला करके जो है सरकार नहीं बना सकते हैं। आपको इसका परिणाम 2027 में देखने को मिलेगा। 2022 में आपने देखा कि सरकार उनकी नहीं बन पाई। 2012 के बाद आप बता रही समाजवादी पार्टी की कोई सरकार बनी है? 2014 हारे, रिजल्ट उठा के देखिए, आरोप तो कुछ भी लगा ले। 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 में थोड़ी सी बढ़त हो गई, तो उनके दिमाग जो है 7वें आसमान में है। लेकिन जनता जो है उनको ऐसा करारा जवाब देगी कि उनका घमंड जो है चकनाचूर हो जाएगा, और वो कहीं के नहीं होंगे, क्योंकि वो जो महिलाओं के नहीं हुए, जो गरीबों के नहीं हुए, वो किसी के नहीं होंगे। अभी आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए अपने 7 सांसदों के साथ। कहा जा रहा है कि विपक्ष, आप अपना ओपिनियन दीजिए, विपक्ष कमज़ोर हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी मजबूती की तरफ बढ़ रही है? एक आरोप ये भी लग रहा है, ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन करवाया गया है क्योंकि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे अभी देखा होगा कि वो महिला सांसद है, क्या नाम है, जो अभी जो समाजवादी की थी भाजपा में आ गई है, नहीं दूसरी वाली जो है,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे सम्मान नहीं देते हैं ये लोग। पूजा पाल जी की बात कर रहे हैं, और आप आम आदमी पार्टी के सांसदों की बात कर रही हैं, तो वहाँ महिला सांसद थी, अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गई थी, उनको चप्पलों से निकाल के मारा गया। ये कौन सी परिभाषा में संविधान में लिखा हुआ किसी पार्टी के महिला सांसद को आप चप्पलों से मारिए? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उस सांसद जी का बयान देखिएगा, स्वाति मालीवाल जी जी। तो आप जब सम्मान नहीं करोगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि घुट घुट से मरने से अच्छा है जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। मैं जैसे मान लीजिए कभी मैं हुआ करता था समाजवादी पार्टी में, उन्होंने सम्मान नहीं दिया मुझे, तो मैं कहाँ हूँ आज? जिसने सम्मान दिया, मैं जो वहाँ पे छात्र नेता के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था, वो सम्मान नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी में पिछले 4 सालों में सम्मान दिया है। ये कहते नहीं हैं, ये करके दिखाती है भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ और सबका विकास। आप अभी देख लीजिए, चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे अभी आज तक सरकार नहीं थी भाजपा की। वहाँ पे ऐसा एक माहौल बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं। दीदी जो है एक अलग प्रधानमंत्री है पश्चिम बंगाल की। क्या है भाई, ये क्या है आप बताइए? वो यहाँ से ईडी सीबीआई या कोई भी जाता है तो वो खुद आती हैं और जो है उन पे एफआईआर कराती हैं, खुद उनकी फाइल छीन के लेके चली जाती हैं। आप बताइए, ये मुख्यमंत्री कोई करेगा कि ईडी सीबीआई की फाइल छीन के लेके भाग रही हैं वो? तो ये गुंडई जो है वो पश्चिम बंगाल में जो दीदी जी कर रही हैं, जनता इसका जवाब देगी। देखिए, नियम और कानून से चलता है। आप जो है नियम और कानून से देश को चलाइए, और किसी एक समाज को, किसी एक जाति विशेष के आदमी को बढ़ावा देके, जैसे दीदी जी वहाँ हैं, मैं अल्पसंख्यक समाज का हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन विपक्षियों ने इतना डराया है कि तुम भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि असली देशभक्त पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। ये राष्ट्रहित की बात करती है, ये इंसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करती है। और वो लोग सिर्फ जो है एक समुदाय को आगे करके और हिंदू भाइयों पे हमला कराते हैं, मुसलमानों को गुंडा बनाते हैं, और फिर जो है वो बैठ के राजनीति करना चाहते हैं। वो अब नहीं चलेगी। और पश्चिम बंगाल में इसका 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। जी, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, गुंडों को कब्र में भेजेंगे, लाइक दैट, बहुत से स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। साथ में अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में अब की बार फिर से दीदी आएंगी पूर्ण बहुमत के साथ। और अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया है, आपको बता दें, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी गिद्ध पार्टी है। भैया मेरे, वो जो है अखिलेश यादव जी, हम आपको बता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। कैसे हैं कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिता के आ जाते हैं। ये चुनाव प्रचार करने गए हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये गए दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये गए महाराष्ट्र में, भाजपा को जिता के आ गए। ये गए बिहार में, भाजपा को जिता के आ गए। ये गए पश्चिम बंगाल में, अभी कह रहे हैं ना दीदी की सरकार बनेगी। तो आप देखिएगा, ये जिसका समर्थन करते हैं उसकी सरकार नहीं बनती है। मैं तो उनको पनौती नहीं कहूँगा, ये अपशब्द हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जब तक होती रहेगी जब तक अखिलेश यादव जी जीवित हैं, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। भैया, आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहो, जाओ गांव में जाओ, जल जंगल ज़मीन में जाओ, आप सो रहो। वो एसी कमरे से बाहर निकलते नहीं हैं, वो कैसे नेता बन जाएगा? मैं उनके पिताजी का सम्मान करता हूं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। वो दूरगामी सोच थी उनकी। आप 2019 में सांसद, जब चुनाव हुआ था संसद का 2019 में, संसद में कहा था मुलायम सिंह यादव जी ने कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देता हूं कि फिर से सरकार बने। उनको मालूम था कि सरकार बनने वाली है। ऐसे ही अखिलेश यादव जी को अपने पिताजी का सम्मान करते हुए 2027 में ये कह देना चाहिए कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। अगर ये कह देंगे तो सेफ रहेंगे, और नहीं कहेंगे तो ऐसे भी हार होनी है। उनकी जनता जो है सुनने वाली नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाली है? मैं जैसे आपको एक अनुभव बता रहा हूँ। जैसे गांव में, मैं किसान का लड़का हूँ, गेहूं की फसल बोई जाती है,
धान की बोई जाती है, अभी जो है गेहूं की फसल की कटाई हुई है। आप अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए धान की फसल की कटाई हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो कहेंगे धान की फसल बहुत बढ़िया हुई है। उनको मालूम भी नहीं है कि गेहूं की फसल कब की जाती है, धान की फसल कब की जाती है। अभी किसानों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दूध पे एमएसपी देंगे। ये सरकार किसानों को बहुत परेशान की है और किसान इस सरकार में काफ़ी दुखी है क्योंकि किसान बाजार नहीं बनाए गए, उनके लिए मंडियां नहीं बनाई गई, फसलों का उचित दाम नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को किसानों के बारे में कुछ पता नहीं। भैया मैं यही तो कह रहा हूँ, अनुभव। जैसे आप किसी चीज़ का अनुभव है तभी तो उसके बारे में जानेंगे कि क्या दर्द है उनका किसानों का। यहाँ पे किसानों के लिए जितना, जैसे किसान सम्मान निधि का नाम सुना है आपने, ये छोटे किसान जिसके पास बहुत कम खेती है उनको 500 रुपया महीना यानी 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि जो है देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये हर साल हजारों करोड़ रुपए जो है उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सिर्फ जो है बातें कर लें, बातें बना लें, सच्चाई में कुछ करने वाले नहीं हैं। उनकी सरकारें थी तो क्यों नहीं किया उन्होंने, इसका जवाब जनता देगी। वो सिर्फ एसी कमरे में बैठ के जो है बयानबाजी करते रहें। जनता असली जानती है कि कौन जो है हमारे लिए हितकारी है। तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है गरीबों के लिए, गरीबों की पार्टी है और इसका रिजल्ट चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2027 चुनाव की रणनीति की। उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ये और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस का थोड़ा उसकी ज़मीन खिसकती हुई पिछले चुनाव में ही नज़र आ रही थी, लेकिन अब की बार चुनाव के लिए आपको बता दें कि कई पार्टियां टक्कर में हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो अब की बार AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यानी उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूड में है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके पास तो युवाओं का साथ है, अल्पसंख्यकों का साथ है। लेकिन जिस तरह से AIM प्रमुख ने, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोटर बैंक में सेंध लगाने का काम करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज जो है समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा। जैसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से पढ़े हुए जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में। और वो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और करीब 18% जो उत्तर प्रदेश में वोट है मुसलमानों का, उसमें 5% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। और रह गई बात MIM के ओवैसी साहब की, तो यादव ने पार्टी बनाई, उसके नेता अखिलेश यादव हैं। दलितों ने पार्टी बनाई, उसके नेता बहन मायावती जी हैं। आजकल चंद्रशेखर रावण जी भी आ रहे हैं। तो अगर ओवैसी जी अपने समाज की पार्टी बना के आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। वो भी आएंगे, लड़े, कोई गलत नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आए चुनाव और लड़े। जनता उसको जो है निर्णय करने वाली है। और जो पिछला चुनाव का आंकड़ा है उसमें हम आपको बता दें, 1 सीट थी बहुजन समाज पार्टी की, वो 1 से जो है 21 सीटें हो जाएंगी। कांग्रेस की 2 थी, 2 से 20 हो जाएगी। और ये ओवैसी साहब जो 200 सीटों पे चुनाव लड़ने की शौकत अली जी कह रहे हैं बात, तो ये समाजवादी पार्टी की कब्र खोदने वाले हैं। आपको बता दें, वो मुसलमानों को दरी कब तक बिछवाएंगे। और 111 से हमको तो लगता है 2027 में 27 सीटों का हम दावा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 111 से मात्र 11 सीट पे समाजवादी पार्टी से सिमट जाएगी। अच्छा, मान लीजिए अखिलेश यादव के वोटर बैंक तो जो है उसमें सेंध तो लग जाएगी। ओवैसी साहब की पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आती है, क्योंकि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जो झुकाव होता है वो अल्पसंख्यक का ज़्यादा होता है। यादव वोटर बैंक तो उनके हैं ही, लेकिन अगर AIM पार्टी उत्तर प्रदेश में जब 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे में अगर वो अखिलेश यादव गठबंधन का प्रस्ताव रखते हैं, तो क्या लगता है कि जो वोटर बैंक है वो तो अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाएगा, फिर तो मजबूती मिल जाएगी ना समाजवादी पार्टी को। मैं स्वागत कर रहा हूँ, आ जाए वो उनके साथ, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि मुसलमानों को दरी कैसे बिछड़वाया जाएगा। आप बिहार में देख लीजिए, ओवैसी साहब गए, उन्होंने लालू यादव जी की पार्टी से कहा कि 5 सीटें हमें दे दो, उन्होंने नहीं दिया।
उनको मालूम था कि एक बार मुस्लिम कोई नेता पार्टी बन गई तो जो है हमारी दुकानें ख़त्म हो जाएंगी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कभी MIM से गठबंधन नहीं कर सकते हैं, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। और जहाँ तक बात है अखिलेश यादव जी को, तो वो ज़मीन पे उतरें, गांव में जाएं, दलितों के बीच में, दलितों की बात करते हैं ना आजकल, बहुत पीढ़िए चिल्ला रहे हैं, सबसे ज़्यादा दलित की बात कर रहे हैं। जाएं जरा दलित के यहाँ खाना खा के दिखाएं। कभी नहीं खाएंगे वो दलित के यहाँ खाना, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दलितों के पैर धो के और उनको सम्मान देने का काम करते हैं। आप पूछ लीजिए जाके अखिलेश यादव जी से कि आप जाइए जरा एक बार दलित के यहाँ जाके खाना खा के दिखाइए। हमारे यहाँ हर वर्ग का सम्मान किया जाता है। किसी भारतीय जनता पार्टी में किसी एक जाति विशेष का मोहर नहीं लगा, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे वो श्रीवास्तव समाज हो, हर वर्ग के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। गाजीपुर का मामला आपको याद है? विश्वकर्मा समाज की लड़की के साथ जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं इतनी अप्रिय घटना हुई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके घर गए, बयान बदलने के लिए लगातार उन पर दबाव डाला गया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो वीडियो चलाया और वीडियो में दिखाया कि कैसे मंत्री दयाशंकर सिंह परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि बयान बदल दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये समाजवादी की जब सरकार बनती है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार होते हैं तो उनके टाइम में होते हैं। ये आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा लूट होती है तो उनके सब सरकार में होती है। सबसे ज़्यादा अगर प्लाटों पे कब्जा होता है तो सपा सरकार में होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हीं के जो आज सरकार तो है नहीं, पिछले 10 सालों से सरकार के बाहर हैं, तो उन्हीं के लोग ये हैं जो घटना किए हैं, कृत किए हैं। और अगर जांच की जाए तो उसमें 100% जो है उन्हीं के कार्यकर्ता नज़र आएंगे। अभी आप जांच तो होने दीजिए, उसके बाद सच्चाई निकल के आ जाएगी। अखिलेश यादव जी को कोई AI से बनाया हुआ वीडियो ला के दे दिया होगा, वही चला दिए होंगे, उसकी सच्चाई में तो जाएंगे नहीं कभी। वो जो वीडियो चला रहे हैं AI से बना हुआ वीडियो। मतलब उसकी पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं? वीडियो AI है या फिर ओरिजिनल? पुष्टि कर सकते हैं वो अखिलेश यादव जी कि ये सच है? मैं बना दूं अभी AI के साथ जो है फ़ोटो। अब मैं अपना, आप हैं, आपका फ़ोटो जो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ फ़ोटो, वो AI से बन सकता है? नहीं बन सकता? आप मीडिया में बिल्कुल बन सकता है। ऐसे ही वीडियो भी बन सकती है। यानी आपका कहना ये है कि वो दयाशंकर सिंह जो वहाँ पर बैठे हैं, विश्वकर्मा समाज की लड़की के घर में वो गए और वहाँ पर जो बैठकर उनसे बातचीत की, वो AI वीडियो है? AI वीडियो आप जांच करा लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। विपक्षियों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जो है हो हल्ला करना है AC कमरे में बैठ के। और जो है बेरोजगार हैं एक तो बेचारे, तो वो आरोप लगाना यही उनका काम रह गया है। ज़मीन पे कभी उतरते नहीं है, ना उतरने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जो हैं पप्पू यादव, नाम तो सुना ही होगा, बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और अपने ऊट पटांग बयान के लिए अक्सर जाने जाते हैं। ऊट पटांग बयान इसलिए हमने कहा क्योंकि अभी जो उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया वो वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि महिलाएं जो राजनीति में जाती हैं, राजनीति में महिलाओं का जो एंट्री होती है वो नेताओं के बिस्तर से होकर जाता है। इसको लेकर महिला समाज ने काफ़ी विरोध भी किया है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर वो आप माफ़ी मांगने भी आएंगे तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। मतलब इस तरह का शर्मनाक बयान क्या वाकई में महिलाओं का जो रास्ता है राजनीति में इतना गंदा है? देखिए, पप्पू यादव जी जो है वो खुद माफिया थे पहले, और उनकी सोच दर्शाती है, क्योंकि वो उनके यहाँ जो होता होगा वही बयान कर दिया है। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। और जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, आप ये बता दीजिए इस बयान से क्या लगता है? आप जो है बताइए उनकी सोच क्या है। तो ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। वो जो है कांग्रेस से उनकी बीवी सांसद हैं, तो उनको तो मैं ये कह रहा हूँ कि उठा के जेल में डाल दो तब सही होंगे। अभी जेल गए भी थे वो किसी प्रकरण में। हाँ, क्योंकि देखिए जो महिलाएं हैं उनका सम्मान तो आहत हुआ। हम लोग आम नागरिक हैं, महिला पत्रकार हैं, तो हम लोग तो राजनीति में अभी दूर दूर तक नहीं हैं। लेकिन कहने का मतलब है इस तरह का स्टेटमेंट देना, महिलाओं के सम्मान की बात एक तरफ करती है, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। फिर ऐसे में ऐसे स्टेटमेंट देना किसी भी पार्टी का हो, हमेशा टारगेट महिला ही क्यों?
देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी महिला बिल लेके आई है, तो इसमें देखा जाए तो महिलाओं का सम्मान करती है, तभी तो महिला बिल लेके आई है। 33% महिला सांसद चुन के आए। आप ये बताइए, इतने दिनों से आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, कहीं देखा होगा कि आपके सम्मान में हमने कभी कमी की होगी? नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये सब जो है विपक्ष वाले जो हैं, इनकी सोच बहुत गलत है। ये जो है शासन में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी मेन वजह यही है कि वो जो है महिलाओं का सम्मान 50% आबादी का नहीं कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष का ये हाल हुआ कि जो है 25 सीटों पे आके सिमट गए तेजस्वी यादव जी, तो ये सब उसी का नतीजा है। अच्छा, बीजेपी पर धर्म की राजनीति और ध्रुवीकरण का आरोप लगता रहता है, तो क्या लगता है अब की बार जब चुनाव होगा तो किस मुद्दे को लेकर होगा? क्या फिर से अब की बार धर्म की राजनीति ही की जाएगी, या फिर अब की बार महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को भी जनता के बीच रखा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास पे बात करती है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी समाज का माफिया हो तो उसको पनपने नहीं देगी भाजपा। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो कोई भी गुंडा, आज आप देख लीजिए, रात के 12 बजे भी आप रोड पे महिला हैं जा सकती हैं उत्तर प्रदेश में। ममता दीदी के राज में वो उन्होंने कहा कि 7 बजे के बाद महिलाएं तुम रोड पे मत निकलो। तो यहाँ पे हर वर्ग को जो है सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जात विशेष की बात है तो विपक्ष वाले ये काम करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। चलिए, आखिरी सवाल हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, या फिर इस बार चेहरा बदल जाएगा, या फिर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर होगी? क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है। जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी ने ये घोषणा कर दी है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। और रह गई बात महिलाओं के सम्मान की, तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 6 मंत्री बनेंगे। उसमें से हमको लग रहा है कि 6 की 6 जो है महिला मंत्री बनने वाली है महिलाओं के सम्मान में। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? हो सकता है जो समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला पूजा पाल जी, वो भी मंत्री की लिस्ट में शामिल हो जाए। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अभी हाल ही में एक सपा स्टार प्रचारक से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और आरोप ऐसा लगता रहता है कि उनकी और योगी आदित्यनाथ जी की पटरी कुछ खास नहीं बैठती है, क्योंकि दोनों में उन्हें स्टूल मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कभी कभी आरोप ये भी लगता है कि मुख्यमंत्री बनने वाले थे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया था। अब आरोप ये लग रहा है, सपा स्टार प्रचारक ने कहा कि अब जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये गुप्त जानकारी हमें मिली, तो हमने सोचा आपसे कंफर्म किया जाए। ये आरोप जो है विपक्ष लगाती है, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। हमारा जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अब आप उनको बता दीजिए, बिहार जैसे चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्य चुनाव सह पर्यवेक्षक बना के भेजा गया, तो बड़ा सम्मान है। आने वाले समय में हो सकता है मुख्यमंत्री के पद से ऊपर कोई पद मिल जाए, तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो नहीं मिलेगा। नहीं, वो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने त्याग दिया है, आप समझिए ज़रा उनको। उन्होंने कोई उनका अपना परिवार नहीं है, मठ के जो है पुजारी हैं गोरखनाथ मंदिर के, तो उनके कार्यों को, वो जो उनका मेन जो है कैसे समाज का उत्थान हो, उस पर काम किया उन्होंने। तो उसको देखते हुए राष्ट्र निर्माण का जो काम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ये केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व MLC प्रत्याशी आफ्ताब आलम जी उर्फ आफ्ताब पठान जी। इन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपने बड़े बयान दिए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथ जाएगी। फिलहाल के लिए आप इन सवालों के जवाब से सहमत हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपके पास कोई मुद्दा हो जिस पर हमें बात करनी चाहिए, वो भी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।